welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 geography chapter number 7 our country India। तो बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है और आज हम जिस सब टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लोकेशनल सेटिंग। तो आप इस मैप को देखिए और इस मैप में आप इंडिया के लोकेशनल सेटिंग को बहुत ही आराम से देख सकते हैं। इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से गुजर रही है। साथ ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। जैसा कि हमने देखा कि इक्वेटर जो है वो पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है, ठीक उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। साउथ से लेके नॉर्थ तक जो मेन लैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो इंडिया का एक्सटेंड्स है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में स्थित है। So if we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? तो यदि हम विश्व को ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 हेमिस्फेयर में बांट दें तो भारत किस हेमिस्फेयर में पड़ेगा? तो बच्चों भारत जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at 2 extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. तो आप देखेंगे कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 29 डिग्री। तो इस वजह से क्या है कि जो लोकल टाइम्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक तकरीबन 2 घंटे का अंतर आता है समय में। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree and 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. तो बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से लोकल टाइम में चेंजेस होता है जब हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाते हैं। हर डिग्री पे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं कि हर डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है और यही वजह है कि सन जो है वो ईस्ट में पहले निकलता है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और वेस्ट में 2 घंटे के बाद दिखता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है और जो लोकल टाइम है इंडिया का वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे रखा गया है, जिसको आप इस फिगर में देख सकते हैं और इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं और इस मेरिडियन को या लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे जिसका नाम है इंडियाज़ नेबर्स, यानी कि हम उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जिनका बॉर्डर भारत के बॉर्डर से टच होता है। सो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो यहाँ पे हम उन देशों की बात कर रहे हैं जो लैंड के सहारे भारत से जुड़े हुए हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये ऐसे 7 कंट्रीज़ हैं। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी लैंड बाउंड्री भारत के साथ टच होती है। तो आइए हम इनकी नंबरिंग कर लें सो दैट आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाए। सबसे पहले पाकिस्तान नंबर 1 पे, इसके बाद जो दूसरी कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान, तीसरी कंट्री नेपाल। मैं अभी बाकी के बाद में तिब्बत और चाइना के बारे में बाद में बताऊंगी आपको। तीसरी कंट्री नेपाल हम लोग ले लेते हैं। चौथी जो है वो है भूटान। इधर 5th है जो है बांग्लादेश और इधर 6th है जो है म्यांमार। क्यों मैंने
चाइना का नाम नहीं लिया है अभी तक, और इधर अंडर ब्रैकेट आपको तिब्बत दिख रहा होगा, इसे हम 7 नंबर पे रखेंगे, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है वो चाइना से नहीं बल्कि तिब्बत से टच करता है। लेकिन चाइना ने 1951 में तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया है, और इसी वजह से ये वाला बाउंड्री जो है ये चाइना से मैच होता दिखता है, बट दरअसल वो तिब्बत से है। और 1951 में ही जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तभी से तिब्बत के जो धर्मगुरु दलाई लामा थे वो भारत में शरण लिए हुए हैं, और अभी भी वो हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं, ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड बाउंड्री के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। बट हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी? Across the sea to the south lies our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. तो हमने लैंड बाउंड्री के सहारे जुड़े हुए देशों को तो देख लिया, और यदि अब हम समुद्र के सहारे जुड़ने वाले देशों को देखें तो ऐसे 2 देश हैं जो हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। उनमें से पहला जो है वो है श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रेट के जरिए जुड़ा हुआ है भारत से। स्ट्रेट कहते हैं इस हिस्से को जो कि पानी के सहारे जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ती है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसके अलावा जो दूसरा द्वीप है जो भारत के साथ पानी के जरिए जुड़ा हुआ है वो है मालदीव्स। मालदीव्स इस जगह पे है, आप देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री के सहारे कई सारे देश हमारे भारत की बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। India is a vast country. For administrative purposes, the country is divided into 29 states and 7 union territories. Telangana became the 29th state of India on 2nd June 2014. It was previously a part of Andhra Pradesh. Delhi is the national capital. The state have been formed mainly on the basis of languages. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in terms of area. The states are further divided into district. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो है ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, जिस इंडिया जो है वो एक बहुत वृहद कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है, और प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसको कई भागों में बांटा गया है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है कि पहले इसमें 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। अब इसमें बदलाव हो गया है और टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। पर उसके पहले ये समझिए कि तेलंगाना जो है वो 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था 2 जून 2014 में। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो आप इस जगह पे देख सकते हैं तेलंगाना को। इसके बाद राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है, और उसके बाद गोवा जो कि आपको इस जगह पे दिखेगा, गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है एरिया के हिसाब से। और स्टेट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि एक स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट हैं। So the latest information about the states and union territories, you must know that total number of states in the country will now be 28 with effect from 26th January 2020. India has 8 union territories. The union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli have become a single union territories since January 26th through a bill passed by the parliament in the winter season 26 January 2021. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है वो अब 9 से घटा के 8 कर दी गई है। और इस परिवर्तन को आप इस मैप में भी देख सकते हैं। तो हमने इंडिया पॉलिटिकल को तो डिस्कस कर लिया,
पॉलिटिकल मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था, जिसमें कि भारत को कई राज्यों में और फिर कई केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि प्रशासनिक सुविधा हो सके और कामकाज ठीक से चल सके। इस तरह से भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया, और ये जो अलग अलग राज्य बांटे गए हैं वो मेनली बेस्ड हैं लैंग्वेजेस के ऊपर, यानी कि भाषा को आधार मान के राज्यों का विभाजन किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिजिकल डिवीज़न में। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स such as mountains, plateau, plains, coastal and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalayas means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is Great Himalaya or Himadri. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. तो ये तो आपके लिए होमवर्क है। The Shivalik is the southernmost range. तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो 3 रेंजेस में बटी हुई हैं। 3 पैरेलल रेंजेस है। जो सबसे ऊपर का रेंज है उसे ग्रेट हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला, ये ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसे। इसके बाद मिडिल, दिस वन, मिडिल वाले को हम हिमाचल कहते हैं और ये हिमाद्री के साउथ में पड़ता है। और सबसे साउथ में सबसे नीचे का जो रेंज है उसे हम शिवालिक कहते हैं। तो हमने देखा कि ये 3 रेंजेस जो हैं, ये 3 रेंजेस हिमालयन रेंजेस कहलाते हैं। और इसके नीचे नदर्न प्लेन्स है। नदर्न प्लेन्स यानी वो इलाका जो गंगा के मैदानों से बना हुआ इलाका है। नदर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। सो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ये एरिया जो है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ का लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है, उपज काफ़ी अच्छी होती है। और यही वजह है कि ये जगह जो है यहाँ पे जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा रहती है। In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेस्टर्न साइड है, भारत का जो वेस्टर्न साइड है, और ना ही सिर्फ भारत का बल्कि आप वर्ल्ड के मानचित्र पे भी देखेंगे तो उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे प्राय रेगिस्तान आपको मिलेगा। तो भारत का भी जो वेस्टर्न पार्ट है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसे हम थार कहते हैं। और टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। और ये जो नदर्न प्लेन्स है इसके जो ये नीचे का हिस्सा है इसे हम पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो क्यों? क्योंकि ये हिस्सा एक तो पठारी एरिया है, और पेनिनसुला जैसा कि मैंने आपको बताया लैंड का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुलर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है यानी जो साउथ इंडिया है वो एक तरफ अरेबियन सी से, दूसरी तरफ इंडियन ओशन से और तीसरी तरफ बे ऑफ बंगाल से घिरी हुई है। ये शेप में ट्रायंगुलर है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. तो यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस भी आपको दिख जाएंगे। Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the north west. तो यहाँ पे आपको अरावली हिल्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा
द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। इस जगह पे आपको विंध्यास और सतपुड़ा भी आपको दिख जाएगा। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो इन रेंजेस से, या जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ों से ही नदियाँ निकलती हैं, तो इन पहाड़ी श्रृंखलाओं से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें नर्मदा और तापी का नाम आता है, और उन नदियों की पोजीशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये जो नदियाँ हैं यानी कि नर्मदा और तापी जो है ये वेस्ट की तरफ गिरती है, यानी कि ये वेस्ट की तरफ बहते हुए यहाँ अरेबियन सागर में गिरती है। जैसे कि आपने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह ये सारी नदियाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट और सहायदरीज बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये वेस्टर्न घाट है और दूसरी तरफ ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट को सहायदरीज भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो एक तरह से बॉर्डर का काम करती है पेनिनसुला प्लेट्यू के लिए। तो जो वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल कंटिन्यूस दिखाई देगा आपको, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है और ये बहुत ही अनइवन भी है। सो ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो ये जो प्लेट्यू है यानी कि दक्षिण का जो पठार है वो मिनरल्स में बहुत ही ज़्यादा रिच है, और यहाँ पे कोल और आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क भी प्राप्त होते हैं। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। तो जो ये वेस्टर्न घाट है इसके वेस्ट में और जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। तो उस कोस्टल प्लेन्स में आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट का कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सकरा है, जबकि ईस्टर्न घाट का जो कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी चौड़ा है। तो आप देखेंगे आपको कितनी सारी डाइवर्सिटी दिखाई देगी। एक तरफ आपको हिमालयन रेंजेस दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे गंगा का मैदान दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आपको डिज़र्ट दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आपको प्लेट्यू दिखाई देगा, फिर इधर ईस्टर्न घाट दिखाई देगा, इधर वेस्टर्न घाट दिखाई देगा, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दिखाई देगा और फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको दिखाई देगा। सो देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. जैसे कि हमने देखा कि नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी जो कि अरब सागर में गिरती थी, ठीक उसी तरह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ बहती है, और जब ये गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सो दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। और ये रिवर्स जो हैं वो बहुत ही उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उनमें सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गिरने के पहले वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो कि भारत का ही हिस्सा है। एक तो लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। आप यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड को देख सकते हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये कोरल आइलैंड्स हैं। इसके अलावा द अंडमान एंड द निकोबार लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड था जो सुनामी जो कि 2004 में आई थी, जो एक समुद्री तूफान थी, उससे अफेक्टेड हुआ था? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस्ड दीज चैलेंजेस देन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट।
Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. तो इसके बारे में एक होमवर्क आपको करना है और वो ये है कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से और लोगों से बात करके इस चीज़ के बारे में पता करेंगे कि जब उस एरिया में सुनामी आया था लोगों को किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। सुनामी जो है वो एक ह्यूज सी वेव है। वेव कई तरह के होते हैं, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया है। तो सुनामी भी एक वैसा ही वेव है, पर ये वेव जो था वो अर्थक्वेक की वजह से आया था सी फ्लोर पे, और ये बहुत ही घातक था। बहुत लोगों की इसने जान ली और इसने बहुत सारी बर्बादियाँ भी दिखाई। तो इस सुनामी के बारे में आपको जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसके बारे में आपको बड़ों से भी पूछना है और थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी करना है, और तब इसके बारे में जो भी रिपोर्ट आप तैयार करेंगे उसे एक पेज पे लिखना है। इस चैप्टर में कुछ बॉक्सेस हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट पेज पे है, द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जब कोई सा भी लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे हमारे भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है इसको हम पेनिनसुला कहेंगे क्योंकि इसके एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, इसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और इसके बिल्कुल ही नीचे इंडियन ओशन है। इसके बाद चलते हैं डू यू नो का सेक्शन है एक, जिसमें ये कहा गया है कि लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? तो आपको पहले ये बताया जा रहा है कि जिस भी कंट्री का एरिया बहुत बड़ा होता है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, क्योंकि एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने से क्या होता है कि टाइम में, लोकल टाइम में डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमारे इंडिया में ही ईस्ट और वेस्ट के टाइम में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक इसी तरह से बड़े बड़े एरिया वाले कंट्रीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जैसे यूएसए में 7 एंड कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। और आपसे एक सवाल भी किया गया है कि रशिया में कितने टाइम जोन्स थे, क्या आपको याद है? तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डू यू नो का सेक्शन है जिसमें कह रहा है कि द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर इन द सी. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ अ रिवर। तो आपको अभी की क्लास में भी मैंने बताया कि डेल्टा किसको कहते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि जैसे ये मेन रिवर है, जैसे ये मेन रिवर है, ठीक है, इस मेन रिवर में दूसरी तरफ से जो रिवर्स मिलती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज़ के साथ ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ मेन रिवर में मिलके फिर आगे चलती जाती हैं और फाइनली जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या किसी सागर में जब गिरती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बन जाती है। और तब जो ये ट्रायंगुलर फॉर्म है ये डेल्टा कहलाता है। तो जब समंदर में गिरने से पहले जो फॉर्म बनता है वो डेल्टा कहलाता है, और सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद लेट्स डू का सेक्शन है। मेनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर। एग्जाम्पल है यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। डू यू नो एनीवन इन योर लोकेलिटी who is named after a river? Ask your parents and others and make a list of such names. Could you also find other names related to water like Shabnam? तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है, ये आपके लेट्स डू का सेक्शन है जिसमें आपको खुद ये काम करना है, क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियों के नाम जनरली नदियों के नाम के ऊपर होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, कावेरी। तो आपको अपने आसपास की लोकेलिटी में घूमना है और ऐसे नामों की लिस्ट बनानी है। क्या किसी का नाम नदी के नाम से है या फिर पानी के नाम से जुड़ा हुआ कोई नाम हो, तो ऐसे नामों की आपको लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट है
Corals are skeleton on tiny marine animal called polyps. When the living polyps die, their skeleton are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. जो समुद्री जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप कहते हैं, उनके स्केलेटन से जो तैयार होता है उसे ही कोरल आइलैंड कहते हैं। तो हमारे इंडिया में कोरल आइलैंड का जो एग्जाम्पल है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और फिर हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।